गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बायोलॉजी के इस लेक्चर में हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात मानवीय पाचन तंत्र का अध्ययन करना है। क्लियर? अर्थात इस लेक्चर को पूरा समझने के बाद आप ये बता पाओगे कि मानवीय शरीर में किस प्रकार से पाचन क्रिया संचालित होती है। बेसिकली जो हम खाना ग्रहण कर रहे हैं उसका पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, ईसोफेगस क्या होता है, मतलब हमारी जो आहार नाल है, आहार नाल क्या होती है, और किस प्रकार से पाचन तंत्र में या पाचन क्रिया में जितने भी अंग होते हैं उनका क्या कार्य है और किस प्रकार से ये अंग कार्य करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर से। ये लेक्चर हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज इस जो पार्ट 1 है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसमें मैं आपको सिर्फ उन अंगों के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं जो अंग पाचन क्रिया में काम में आते हैं। इनकी क्या गतिविधि होगी या कौन कौन से एंजाइम सेक्रीट करते हैं ये, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रक्रिया होती है खाने के पाचन की वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि हमारी पाचन क्रिया में कौन कौन से अंग काम में आते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि पाचन है क्या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मेंस में लिखने आ जाए कि पाचन क्रिया क्या है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं शुरुआत करता हूँ। भोजन में उपस्थित जटिल पोषक पदार्थ। अब जटिल पोषक पदार्थ क्या होते हैं? रोटी सब्जी दाल चावल नहीं। रोटी सब्जी दाल चावल में जो पोषक पदार्थ उपस्थित है वो जटिल पोषक पदार्थ है। पाचन क्रिया मेनली यही है कि इन जटिल पोषक पदार्थों का निम्नीकरण कर देती है, उनको तोड़ देती है छोटे छोटे से अणुओं में। जटिल पोषक पदार्थों का सरल पोषक पदार्थों में टूटना ही कहलाता है पाचन क्रिया। क्लियर है? तो भोजन में उपस्थित जटिल पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, ये सब क्या हो जाएंगे? जटिल पोषक पदार्थ, जो हम अलग अलग चीज़ों को ग्रहण करने से ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो ये हो जाएंगे क्या? जटिल पोषक पदार्थ। का निर्माण पोषक पदार्थों के बड़े बड़े अणुओं के समायोजन से होता है। पोषक पदार्थों के बड़े बड़े अणुओं के समायोजन से तात्पर्य क्या है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन, ये चीज़ें हमको एनर्जी देती हैं। ठीक है? और ये एक प्रकार का जटिल और बड़ा अणु है। अणु मतलब एटम, बड़ा एटम है ये। इसको तोड़कर इसे एक सामान्य एटम में परिवर्तित करना जिससे कि एनर्जी जनरेट हो जाए और हमारा शरीर संचालित होने लगे, वही पूरी प्रक्रिया कहलाती है पाचन क्रिया। के बड़े बड़े अणुओं के समायोजन से होता है और उन पोषक पदार्थों की इकाइयां आपस में निर्जलीकरण बंधों से जुड़ी होती हैं। निर्जलीकरण बंधों से जुड़ी होती है मतलब ऐसी बॉन्ड्स होते हैं इसमें जिसमें पानी नहीं होता, उसको बोलते हैं अपन निर्जलीकरण बंध। ठीक है? ऐसी बॉन्डिंग होगी इन पोषक पदार्थों की कि उनमें पानी के अंश नहीं होंगे। ठीक है? तो पानी के अंश अलग से डाले जाएंगे। ठीक है? जिससे कि ये पोषक पदार्थ सरल अवस्था में परिवर्तित हो जाएं। ये जल से प्रतिक्रिया कर, क्योंकि इनमें जल पहले से नहीं है इसलिए इनकी जल से प्रतिक्रिया कराई जाती है, और यही कारण है कि हम खाने के बाद पानी पीते हैं। वे जल से प्रतिक्रिया कर छोटी छोटी इकाइयों में टूट जाते। आई होप सो अब समझ में आने लगा होगा, क्योंकि ये जो जटिल पोषक पदार्थ है इसमें जल के जो अंश है वो नहीं होता, और जब हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं उसमें जल का अंश इसमें आ जाता है, और जल से मिलने के बाद ये छोटे छोटे से पदार्थों में टूटने लगता है। प्रतिक्रिया कर छोटी छोटी इकाइयों में टूट जाते हैं और शरीर उन्हें खपने योग्य दशा में परिवर्तित कर लेता है। क्लियर है? हमें प्यास क्यों लगती है खाने के बाद? इसलिए लगती क्योंकि शरीर डिमांड कर रहा है, और शरीर इसलिए डिमांड कर रहा है क्योंकि बिना पानी के इन जटिल पोषक पदार्थों को पचाया नहीं जा सकता। यही समस्त क्रिया पाचन कहलाती है, अर्थात जटिल पोषक पदार्थों को सरल पोषक पदार्थों में जल के माध्यम से तोड़ना ही क्या कहलाती है? पाचन क्रिया।
अतः ठोस, जटिल, बड़े बड़े आघूलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा तरल, सरल और छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में निम्नीकरण को ही पाचन या डाइजेशन कहते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, जो एक जटिल अणु था उस जटिल अणु को छोटे छोटे से अणुओं में तोड़ना पानी की सहायता से और इस प्रकार से सरल अणुओं में परिवर्तित कर देना कि शरीर उसको इजीली डाइजेस्ट कर दे। ठीक है, हमारे पास एक हैवी एटम था, उस हैवी एटम को हमने तोड़कर एक नॉर्मल एटम में परिवर्तित कर दिया और शरीर ने विभिन्न एंजाइमों के माध्यम से, विभिन्न केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से इस जटिल अणुओं को डाइजेस्ट कर लिया। डाइजेस्ट कर लिया मतलब उससे एनर्जी निकाल ली और शरीर की वृद्धि में जितनी भी एनर्जी लगनी थी वो शरीर तक पहुंचा दी। ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है क्या, डाइजेशन। पाचन क्रिया में भाग लेने वाले तंत्र को ही पाचन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें हम एक जटिल, कहना चाहिए खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करेंगे, यही पूरी प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया में जितने भी हमारे शरीर के ग्लैंड्स पार्टिसिपेट करेंगे वो पूरे हिस्सा हो जाएंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। देखो मैं सरल शब्दों में बता देता हूँ आपको। ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये जो डायग्राम देख रहे हो, बेसिकली यही है हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बेस्ड रहता है इस आहार नाल पर। इस आहार नाल को ही कहा जाता है क्या, ईसोफेगस। ठीक है, और ये जो ईसोफेगस या हमारी आहार नाल है ये हमारे मुख से शुरू होती है। ठीक है, मतलब ये जो मुख गुहा है ना, बकल कैविटी जिसको बोलते हैं या माउथ कैविटी बोलते हैं, जहाँ से हम कौर को अंदर लेते हैं, यहाँ से शुरू होती है और एनस तक जाती है। ठीक है, जहाँ से हम खराब पदार्थों को शरीर के बाहर निकालते हैं। ये एक पूरी की पूरी नाल है। ठीक है, एक कैनाल है पूरी की पूरी, और इससे जितने भी ऑर्गन्स अटैच्ड है, जैसे ये आ जाएगा हमारा स्टमक मतलब पेट, उदर। ठीक है, उसके बाद लीवर। ठीक है, लीवर के बाद ये गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं खाने के डाइजेशन में, इसलिए ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो इस लेवल पर आपको अभी क्या याद रखना है कि हमारे यहाँ पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, मुख से शुरू हो जाता है। ठीक है, और मुख से पाचन प्रारंभ होने के बाद खाना कहाँ आता है, ईसोफेगस में, मतलब हमारी आहार नाल में। आहार नाल खाने को पहुंचा देती है इस स्टमक तक। स्टमक तक पहुंचाने के बाद यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सेल्स होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस वगैरह रिलीज़ करती हैं। ठीक है, उसके बाद बाइल जूस लीवर के द्वारा बनाया जाता है और पैनक्रियाज में जाकर वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, फिर ये जो हमारा पचा हुआ भोजन है, या पचा हुआ भोजन नहीं, जो जिस भोजन को, जिस खाद्य पदार्थ को हम पचा रहे हैं, वो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भीग कर आता है कहाँ पर, छोटी आंत में। और छोटी आंत नाम की छोटी है, बल्कि वो बड़ी आंत से भी बड़ी है। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। छोटी आंत में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स हमारे जो खाद्य पदार्थ है उसको तोड़ते जाते हैं, और इस छोटी आंत से ही पोषक पदार्थ जो हैं वो शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते हैं, और फिर बचा कुचा जो भाग रहता है वो आता है बड़ी आंत में। ये जो ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है आपको, ये बेसिकली एरिया है बड़ी आंत का। बड़ी आंत में जब ये खाद्य पदार्थ आता है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है, बस पानी का अवशोषण होता है उस खाद्य पदार्थ में से। पानी का अवशोषण हो जाने के बाद एनस के माध्यम से वो पदार्थ हमारे शरीर के बाहर हो जाता है। यानी कि पाचन की जो क्रिया है वो कहाँ से शुरू हो जाती है, वो हमारे मुख से प्रारंभ होती है। और हमारे मुख में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं,
मुख से लेकर ईसोफेगस, ईसोफेगस से लेकर स्टमक, स्टमक के बाद लीवर, लीवर के बाद पैनक्रियास, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हमें यहाँ पर करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करते हैं। मनुष्य का पाचन तंत्र, ठीक है, अब हम बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग क्या है इसमें? आहार नाल। आहार नाल अर्थात एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल कहाँ से शुरू होती है? जब भी मैंने बताया मुख से, और कहाँ तक जाती है? एनस तक, ठीक है। यानी पाचन की जो क्रिया है वो कहाँ से शुरू हो जाएगी? मुख से। तो पहला पार्ट क्या हो गया? मनुष्य के पाचन तंत्र का पहला पार्ट हो गया आहार नाल। और दूसरा पार्ट क्या हो गया? तो आहार नाल से जितनी भी ग्रंथियां जुड़ी हुई हैं वे सारी ग्रंथियां हमारी पाचन क्रिया का सेकंड पार्ट बनाएंगी। यानी सेकंड पार्ट क्या हो गया? संबद्ध पाचन ग्रंथियां, ठीक है। तो हमारा पूरा या मनुष्य का जो पूरा पाचन तंत्र है वो दो भागों में विभाजित होता है। पहला भाग है आहार नाल और दूसरा भाग है संबंधित पाचन ग्रंथियां। यानी कि हमारी स्टडी के दो फेसेस हैं। पहला फेस है कि हमको एलिमेंट्री कनाल अर्थात आहार नाल का पूरा अध्ययन करना है, कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, और इस आहार नाल से जितनी भी ग्रंथियां जुड़ी हुई हैं उन सारी ग्रंथियों का हमको यहाँ पर अध्ययन करना है। फिर पाचन की प्रक्रिया क्या होगी वो हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हम आहार नाल और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों का अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आहार नाल अर्थात एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है। मनुष्य या किसी भी कशेरुकी जंतु की आहार नाल एक लंबी कुंडलित नालिका होती है जो मुख से शुरू होती है और गुदा में समाप्त होती है। गुदा मतलब एनस। अब यहाँ पर एक शब्द आया है, ये खासकर इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत जाएगी, कशेरुकी। कशेरुकी को इंग्लिश में कहा जाता है वर्टिब्रेट्स। क्या बोलते हैं कशेरुकियों को? वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स कौन कहलाते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, उनको कहते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो आहार नाल में, आहार नाल क्या होती है? खासकर कि ये कशेरुकी में पाई जाती है जो एक लंबी कुंडलित नालिका होती है, ठीक है। नालिका मीन्स कैनाल, ठीक है, जो कशेरुकी जंतुओं के मुख से प्रारंभ होती है और गुदा मतलब एनस तक जाती है, ठीक है। ये देखो मुख से प्रारंभ हो रही है, ठीक है। इसी से ही जुड़ा हुआ है हमारा स्टमक। ये क्या है? स्टमक। और फिर छोटी आंत, छोटी आंत से आ जाएगा बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में जैसे कि मैंने बताया था सिर्फ पानी का अवशोषण होगा और उसके बाद जो खराब पदार्थ है वो शरीर से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या सीखा आहार नाल के बारे में? कि आहार नाल मुख्य रूप से कशेरुकी जंतुओं में पाई जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है ये कुंडलित नालिका होती है जो मनुष्य के या किसी भी कशेरुकी जीव के मुख से प्रारंभ होती है और एनस तक जाती है, ठीक है। मनुष्य के आहार नाल के प्रमुख भाग हैं। सबसे पहले कहाँ से शुरू हो रही है? तो मुख से। तो ये हो गया मुख गुहा अर्थात बकल कैविटी। ये पोर्शन, मुंह का जो पोर्शन है जिसमें हमारी दत्ती होती है, बत्ती होती है, बत्ती सी बोलते हैं ना अपन, ये पूरा जो एरिया होता है ये कौन सा एरिया है? मुख गुहा अर्थात बकल कैविटी का, ठीक है। बकल कैविटी के पीछे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जब हम आते हैं इसको बोलते हैं हम ग्रास नली अर्थात ईसोफेगस। सबसे पहला पोर्शन बकल कैविटी ये वाला, फिर ईसोफेगस, उसके बाद अमाशय। अमाशय मतलब हमारा स्टमक, पेट, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या है? मुख गुहा अर्थात बकल कैविटी, ठीक है। ये वाला एरिया कौन सा है? आहार नाल का, ठीक है। ये वाला एरिया स्टमक का, ठीक है। स्टमक के बाद आती है आंत, ये हो जाएगी आपकी छोटी आंत और ये है बड़ी आंत, ठीक है। तो आहार नाल के हिस्से क्या क्या होगा? सबसे पहला हिस्सा हो गया बकल कैविटी का, उसके बाद आ गया ईसोफेगस,
उसके बाद आ गया स्टमक, स्टमक के बाद छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, ये सीधे सीधे हिस्से हो गए किसके, आहार नाल के। लेकिन आहार नाल से जुड़ी हुई ग्रंथियां कौन सी हैं, तो ये हो गया लीवर, लीवर के बाद यहाँ पर गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के नीचे या स्टमक के जस्ट नीचे आओगे तो ये हो जाएगा पैनक्रियास। फिर से देख लो तुम लोग, ऐसा अगर ध्यान से पढ़ लिया ना तो ऐसा क्लियर हो जाएगा आपको ये टॉपिक कि आप कहना चाहिए कि फिर समझोगे ही नहीं। ठीक है, सीधे आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओगे। आहार नाल कहाँ से शुरू हो रही है, मुख से। ठीक है, मुख मतलब हमारी बकल कैविटी, बकल कैविटी से हम आए कहाँ पर, ग्रसनी अर्थात ईसोफेगस पर। ठीक है, ईसोफेगस का ही पोर्शन है कौन सा, ये स्टमक। ठीक है, स्टमक को हिंदी में क्या कहते हैं, स्टमक ही कहलाता है अमाशय। ठीक है, अमाशय के बाद नीचे हम आ जाएंगे तो ये हो जाएगा छोटी आंत और ये हो जाएगी बड़ी आंत। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ये तो हो गया पूरा आहार नाल। अब आहार नाल से जुड़ी हुई ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, तो ये हो गई लीवर, लीवर के ही जस्ट नीचे हो गया गॉल ब्लैडर, और हमारे अमाशय के जस्ट नीचे हो गया पैनक्रियास। आई बात समझ में। आहार नाल है, आहार नाल कहाँ से शुरू हुई है, मुख गुहा, ईसोफेगस, स्टमक, स्टमक के बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। ये सेक्शन हो गए किसके, आहार नाल के। अब हमारा जो अमाशय है मतलब हमारा स्टमक है, उस स्टमक से जुड़े हुए पोर्शंस कौन कौन से हैं, स्टमक से जुड़े हुए पोर्शंस हैं लीवर, लीवर के जस्ट नीचे होगा गॉल ब्लैडर, और अमाशय के जस्ट नीचे होगा पैनक्रियास। बना लिया दिमाग में चित्र। चलो, ये पोर्शंस हो गए किसके, आहार नाल के, और मैंने ये भी बता दिया कि आहार नाल से जुड़ी हुई ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। अब अपन आगे चलते हैं, सब हम स्टडी करते हैं इस मुंह के लिए, मुख गुहा को। टंग के बारे में पढ़ना हमको मतलब हमारी जीभ के बारे में, और दांतों के बारे में कि कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, यानी पूरी बकल कैविटी या हमारी मुख गुहा का हमको अध्ययन करना है। आइए समझते हैं इसके लिए। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है, तो ये पोर्शन कौन सा है, आहार नाल का पहला। अब भी जस्ट अपन समझते हुए आ रहे हैं। मनुष्य का मुख एक दरार के समान होता है जो दोनों जबड़ों के बीच में स्थित एक गुहा में खुलता है। दोनों जबड़ों के बीच में, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, और गुहा मतलब कैविटी, उसमें खुलता है, जिसे मुख गुहा कहते हैं। तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या कहलाता है, ये पूरा पोर्शन कहलाता है मुख गुहा या बकल कैविटी का। मुख गुहा के ऊपरी भाग को तालू कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ऊपर वाला पोर्शन, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहा जाता है तालू या अपर स्केलेटन ऑफ माउथ। ठीक है, मनुष्य का मुख गुहा ऊपरी तथा निचले जबड़ों से घिरा होता है। अब इसमें कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, इससे घिरा हुआ है पूरा तालू। मुख गुहा को बंद करने के लिए दो होंठ होते हैं, मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। क्या है, बकल कैविटी में 32 दांत हैं और जीभ है और तालू है, ऊपरी तालू है, निचले तालू है, और बंद करने के लिए क्या है, होंठ। ये एक सामान्य सच्चा सा एक्सप्लेनेशन हो गया किसका, मुख गुहा या हमारी बकल कैविटी का। हम क्यों पढ़ रहे हैं ये, क्योंकि ये हमारी आहार नाल का शुरुआती हिस्सा है। ठीक है, जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी एवं मांसल रचना है। मांसल मतलब मांस की बनी हुई रचना है जिसमें हड्डी नहीं पाई जाती है। इसका अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। ऑब्वियसली स्वतंत्र है ना, पहला सिरा, बाहर का सिरा स्वतंत्र, इसलिए तो अपन बोल पा रहे हैं। जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं। अंकुर मतलब पेपल। अंकुर क्या करते हैं, इनको अगर हम सामान्य शब्द में कहें तो ये होती टेस्ट बड्स। ठीक है,
बहुत से लोग जो लोग देख रहे होंगे उन्होंने छू कर भी देख लिया होगा टेस्ट बड्स क्या होती है। टेस्ट बड्स छोटे छोटे से रचनाएं हैं जिनसे हमारे ज़ुबान पर टेस्ट आता है। हम टेस्ट के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना कि भैया ये खट्टा है, ये कड़वा है, ये मीठा है और ये नमकीन है। इन्हीं अंकुरों के कारण टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं टेस्ट बड्स, ठीक है, जिन्हें स्वाद कलियां या टेस्ट बड्स कहते हैं। इन अंकुर जो हमारी जुबान पर होते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं हम, स्वाद कलियां या फिर टेस्ट बड्स। इन्हीं स्वाद कलियों द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है, ठीक है। किस पर उपस्थित है ये, तो ये हमारी जुबान पर उपस्थित है, ठीक है। अब आइए हम दांत के बारे में पढ़ते हैं और जुबान के बारे में पढ़ते हैं थोड़े से और डिटेल में। जीभ के अग्र भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है। पश्च भाग मतलब जो कंठ से जुड़ा हुआ भाग है, बिल्कुल पीछे का भाग, ठीक है, उससे कड़वे स्वाद का तथा बगल के भाग से खट्टे स्वाद का आभास होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करती है। ये बनी हुई है जीभ। जीभ का जो अगला भाग है ये वाला, आप लोगों ने ये देखा होगा कि बहुत से लोग जो दवाई खा रहे हैं, ठीक है, वो दवाई को बिल्कुल पीछे रखते। पुराने आदमी जो मिलेंगे आपको, दादाजी की उम्र वाले, वो लोग दवाई कैसे खाएंगे, बिल्कुल अंदर घुसा लेंगे गोली यहाँ पर और एकदम से पानी पी लेंगे। जबकि खाने का सही तरीका क्या होना चाहिए कि जो स्वीट वाला पोर्शन है ना आगे का, यहाँ पर दवाई रखकर तुरंत पानी पी लेना चाहिए। हम दवाई खा रहे हैं क्योंकि हम बीमार हैं, हम स्वाद लेने थोड़ी ना खा रहे हैं। और अगर हम आगे की तरफ दवाई रखेंगे और फिर पानी पिएंगे ना, तो हमको उस कड़वाहट का टेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि कड़वाहट का टेस्ट कब आता है, जब हम पीछे की तरफ गोली रखकर गुटकते हैं। क्योंकि पीछे जो टेस्ट बड्स या स्वाद कलियां हैं वो पर्टिकुलरली बनी ही काय के लिए है, कड़वे के टेस्ट के लिए। और साइड में जो कलियां है ये वाली, ठीक है, यहाँ से हमको खट्टे का या नमकीन का स्वाद आता है इस जगह से। तो इन्हीं को कहते हैं हम टेस्ट बड्स या स्वाद कलियां। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक पंक्तियां पाई जाती हैं। सबके पास है, ऊपर भी है और नीचे भी है दांतों की पूरी पंक्तियां, ठीक है। मनुष्य के दांत गर्त दंती, टैकोडोंट, द्विवार दंती या डैफोडोंट तथा विषम दंती या हेट्रोडोंट प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इन चीज़ों को समझना, यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट शुरू हुए हैं। मनुष्य के दांत कैसे हैं, गर्त दंती, द्विवार दंती और विषम दंती प्रकार के हमारे दांत होते हैं, ठीक है। ये दांतों के प्रकार नहीं हैं, ये दांत की रचना किस प्रकार की होती है उस रचना को एक्सप्लेन करने के लिए 3 शब्द यूज होते हैं। पहला होता है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या, दांतों की रचना को। पहला होता है कि मनुष्य के दांत कैसे गर्दंती जुड़े हुए हैं, किससे, जबड़े से। द्विवार दंती और विषम दंती अलग अलग प्रकार के, एक जैसे नहीं है। इन्हीं चीज़ों को आप समझो। गर्दंती से तात्पर्य है कि ये जबड़े की हड्डियों में धसे होते हैं। आई बात समझ में। ये जो शब्द है ना गर्ददंती या टैकोडोंट, इसका अर्थ क्या है कि हमारे जो दांत हैं वो जबड़े में धसे हुए हैं, ठीक है। द्विवार दंती या डायफोडोंट, इससे तात्पर्य है कि ये जीवन में 2 बार निकलते हैं, ठीक है। एक बार निकलेंगे जब हम बच्चे वाली अवस्था में होते, मतलब शिशु की अवस्था में होते, और जब हम 1st 2nd क्लास में होते तब हमारे दांत जो हैं टूटने लगते हैं और फिर नए निकलते हैं और फिर ये बुढ़ापे में ही गिरते हैं, फिर हमें नकली दांत लगवाने पड़ते हैं, ठीक है। तो द्विवार दंती मतलब 2 बार ये उगते हैं, ठीक है। जबकि विषम दंती से तात्पर्य है कि ये 1 से अधिक प्रकार के होते हैं। इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये 4 टाइप्स हो गए किसके, हमारे दांतों के।
इसलिए समझने का प्रयास करना कि अगर हम रचना के बारे में बोलें या किसी को एक्सप्लेन करें कि मनुष्य के दांत कैसे होते हैं, तो मनुष्य के दांत की 3 विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है गर्दंती या गर्तदंती। गर्तदंती का तात्पर्य है कि ये जो दांत है ना, ये दांत धसे हुए हैं कहाँ पर? हड्डियों में। इसके बाद द्विबार दंती। तो द्विबार दंती का तात्पर्य है कि ये 2 बार उगते, एक बार शिशु अवस्था में उगेंगे और एक बार जब हम बड़े हो जाएंगे, मतलब शिशु अवस्था वाले दूध के दांत गिर जाएंगे और फिर हमारे एक्चुअल दांत उगाएंगे और फिर वो बुढ़ापे में गिरेंगे, फिर नहीं उगेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो तीसरी विशेषता है वो है विषम दंती। ये दांत जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं मनुष्य के: इंसिजर, कैनाइन्स, प्री मोलर्स और मोलर्स। आगे बात समझ में। मनुष्य के एक जबड़े में 16 तथा कुल 32 दांत होते हैं। बोलते हैं ना 32 ही लगवाई है या 32 ही तोड़ देंगे जब गुस्सा आती है, तो वही चीज़ है। ऊपर 16 और नीचे 16। ठीक है, गिन लो अगर डाउट हो तो। जबकि या जबड़े के आधे दांत दाईं ओर तथा आधे दांत बाईं ओर स्थित होते हैं। ठीक है, आधे दाईं तरफ, आधे बाईं तरफ स्थित होते हैं। ठीक है। जबड़े के प्रत्येक ओर 2 कृंतक मतलब इंसिजर्स, 2 रदनक कैनाइन्स, 2 अग्र चवर्णक अर्थात प्रीमोलर्स और 3 चवर्णक मतलब मोलर्स होते हैं। अगर ध्यान से देखो तो इंसिजर कुछ इस प्रकार का लगता है। ठीक है, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ठीक है। अब ध्यान दो कि जबड़े के प्रत्येक ओर 2 कृंतक होते हैं। ठीक है, तो 2 कृंतक ये हो गए। ठीक है, कृंतक मतलब इंसिजर, आगे वाले दांत ये। ठीक है, ये वाले दांत इंसिजर्स, एक इस तरफ होंगे और एक इस तरफ होंगे इंसिजर्स। ठीक है। इसके बाद एक रदनक होते हैं, तो ये हो गया एक रदनक। 2 अग्रचावर्णक होते हैं प्रीमोलर्स, पीछे वाले दांत। ठीक है, ये वाला 1 और 2 प्रीमोलर्स हो गए। ठीक है, और 3 चवर्णक होते हैं, तो 3 ये हो गए। 3, 2, 5, 1, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये हमने जो पढ़ा है वो एक तरफ है, एक हिस्से पर। ठीक है, एक हिस्से में कितने हो गए? 8, 2 हिस्से में 16, मतलब ऊपर पूरे कितने हैं? 16 दांत और नीचे हो गए 16, तो हो गई क्या? 32। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ एक तरफ की बात करें, हम अपने राइट साइड की बात करें, तो राइट साइड में सबसे शुरुआत में यहाँ से यहाँ से देखो, ये होगा 2 इंसिजर्स, फिर एक कैनाइन्स, फिर 2 प्रीमोलर्स और 3 हो जाएंगे आपके मोलर्स। ठीक है, तो 8 एक तरफ, 8 एक तरफ, ऊपर पूरे 16 और ऐसे ही नीचे पूरे 16, तो हो गई क्या? ये 32। अब अपन बात करें कि कृंतक या ये इंसिजर्स काम क्या करते हैं। ठीक है, तो कृंतक सबसे आगे चपटे और धारदार दांत होते हैं जो भोजन को काटने का काम करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो शुरुआत वाले दांत होगा ये क्या करते हैं? भोजन को काटने का। इमेजिन करो रोटी खा रहे हो तो यहीं से काटते हो ना, काटने का काम करते। उसके बाद होते हैं रदनक या कैनाइन्स, बाजू वाले। तो रदनक नुकीले होते हैं जो भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, उसके पीछे हो गए अग्रचावर्णक अर्थात प्रीमोलर्स, ये वाले। ठीक है, अब ये प्रीमोलर्स क्या करते हैं? तो ये प्रीमोलर्स तथा मोलर्स, प्रीमोलर्स पीछे वाले, उनके पीछे 3 रहेंगे आपके कौन से? मोलर्स, भोजन को पीसने का काम करते हैं। तो कृंतक काटते हैं, उसके बाद रदनक फाड़ते हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स
उस भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है। मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं, एक बार शैशव अवस्था में जिनकी संख्या 20 होती है। ठीक है, तो पूरे 32 दांत नहीं निकलते हैं, शैशव अवस्था में जो दांत निकलते हैं वो सिर्फ होते हैं 20। ठीक है। शैशव अवस्था के दांत दूध के दांत कहलाते हैं, जबकि वयस्क अवस्था में निकले दांत स्थायी दांत कहलाते हैं। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम विशेषता बताएं कि हमारे दांतों की विशेषता क्या है, तो हमारे दांतों की 3 विशेषताएं होती हैं कि ये गर्दंती हैं, मतलब हड्डियों में जुड़े हुए हैं। द्विवार दंती हैं, द्विवार दंती का तात्पर्य क्या है कि ये 2 बार निकलते हैं पूरे जीवन में। और तीसरा है कि विषम दंती है, मतलब ये 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हो गए? इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, अर्थात कृंतक, रदनक, अग्रचावर्णक और चवर्णक। क्लियर है इतना? और इनके कार्य भी अपन ने पढ़ लिए हैं। अब मनुष्य के दांत को हम थोड़े से और डिटेल में पढ़ते हैं कि दांत के अंदर क्या होता है। बहुत से लोगों की, आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हो, दांतों में अगर कभी प्रॉब्लम हुई हो तो फिलिंग भी हो जाती है, दांतों में रूट कैनाल भी होती है। तो ये फिलिंग क्या होती है और रूट कैनाल क्या होता है, आइए इसको समझते हैं हम। मनुष्य के दांत के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग शिखर या क्राउन कहलाता है। सबसे ऊपरी हिस्सा रहता है हमारे दांत का, वो क्या कहलाता है? शिखर या क्राउन। मध्य भाग ग्रीवा या नेक कहलाता है, और जो निचला भाग है वो कहलाता है जड़ या फिर रूट। इसी जड़ के माध्यम से ही दांत हमारी अस्थि में या हड्डी में जुड़ा होता है। जैसे ध्यान दो आप लोग, यहाँ पर ये जो डायग्राम बना हुआ है या जो इमेज है वो दांत की है। ये वाला ऊपर का इतना पोर्शन क्या कहलाता है? ये क्राउन। ठीक है। बीच का जो पोर्शन है ये कहलाता है नेक, और जो नीचे का पोर्शन है ये कहलाता है रूट। इसी रूट कैनाल बोलते, तो रूट कैनाल करा रहे हैं। रूट कैनाल मतलब दांत सड़ चुका है, अंदर तक पोला हो गया है, इस वजह से नीचे से दांत भरेंगे मसाले से ऊपर तक और उस दांत को लेवल पर लेकर आएंगे, उसको कहते हैं रूट कैनाल। ठीक है। तो सबसे निचला पोर्शन क्या होता है? ये रूट का होता है। ठीक है। दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है उसको शिखर या क्राउन कहलाता है, सिर कहलाता है दांत का। तो ये वाला जो भाग है ये मसूड़े के ऊपर रहता है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? क्राउन या दांत का सिर। ठीक है। अब जड़ तथा शिखर के बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है, और दांत का वह भाग जो मसूड़े में फंसा होता है उसको जड़ या रूट कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये रूट वाला जो भाग है यही कहाँ पर फंसा होता है? मसूड़े में। क्लियर है? सबसे नीचे फंसा होता है ये वाला भाग। प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे मज्जा गुहा या पल्प कैविटी कहते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में चलें, ध्यान से देखो इस चीज़ के लिए। इसके बाजू में ये जो डायग्राम बना है, इसमें ये वाला जो सेक्शन है ये कहलाता है क्या? पल्प कैविटी। ये जो आपको बिल्कुल बीचों बीच में पिंक कलर का दिख रहा होगा, और ये वो विभिन्न प्रकार की जो नसें हैं ये इस पल्प कैविटी में होती हैं। मतलब हमारे दांत के अंदर भी एक गुहा होती है जिसको कहा जाता है पल्प कैविटी, जिसमें बहुत सारी विभिन्न प्रकार की नसें होती हैं। इसलिए दांत में अगर कभी छेद हो जाता है ना, तो ठंडा या गर्म खाने में दिक्कत होती है, क्योंकि आपकी पल्प कैविटी खुल गई है। आप अगर ठंडा पानी पियोगे तो ये जो नसें हैं ना बीच की, उन नसों तक ये पानी पहुंचेगा और हिल जाएंगी ये पूरी नसें। ठीक है। इसलिए रोज़ रात में ब्रश करके सो और सुबह उठो तब भी ब्रश करो। ठीक है। इसके ऊपर दंतास्थि या डेंटाइन होता है जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है। तो ये जो पल्प कैविटी है, पल्प कैविटी के ऊपर ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना येलो कलर का, येलो कलर का पोर्शन ही कहलाता है क्या? डेंटाइन। ठीक है। और इस डेंटाइन के माध्यम से ही हमारे दांत का अधिकांश भाग तैयार होता है। ठीक है।
जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है यह हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है। हड्डी से भी ज़्यादा सॉलिड होती है डेंटाइन, और किस रंग की होती है? येलो कलर की। ठीक है। दांत के ऊपरी हिस्से या शिखर को एनामिल कहते हैं। ठीक है। तो ये जो डेंटाइन के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कहा जाता है क्या? एनामिल। यानी कि अगर हम दांत की रूट से शुरुआत करें तो दांत की रूट में सबसे नीचे जो कैविटी है उसको कहते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी ढकी होती है किससे? डेंटाइन से, और डेंटाइन के ऊपर एनामिल की लेयर होती है। और ये जो एनामिल होता है ना, ये हड्डी से भी मजबूत संरचना होती है हमारे शरीर में। ठीक है। यहां पर अगर ध्यान से देखो, एनामिल का चमकीला स्तर पाया जाता है जो दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। एनामिल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। ठीक है। हड्डी से भी ज्यादा कठोर होता है एनामिल, जिससे दांत की ऊपरी संरचना बनती है। क्लियर है? ध्यान से अगर इस चीज को समझो तो दांत में अंदर की तरफ है जो गुहा पाई जाती है, ये जो कैविटी उसको कहते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी के ऊपर लेयर होती है किसकी? डेंटाइन की। और डेंटाइन के ऊपर जो लेयर होती है वो होती एनामिल की। और ये जो एनामिल है ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, हड्डी से भी ज़्यादा कठोर होता है। और इस कठोरता से संरक्षण मिलता है किसे? दांतों को। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी या फेरिंग्स कहलाता है। अब ये तो हम पहले बात कर चुके हैं, अब किसकी? हम बात कर चुके हैं दांतों की और जीभ की। अब हम बात करते हैं इसकी, आहार नाल की, क्योंकि आहार नाल तो शुरू हो रही है हमारे मुख से। मुख का अध्ययन अपन ने खत्म कर लिया है। अब अपन अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं किसका? ग्रसनी का। ठीक है, या ईसोफेगस का। ठीक है। ग्रसनी या फेरिंग्स कहलाता है। इसके दो छिद्र होते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो ग्रसनी है ना, ये वाला पोर्शन, इसके दो छिद्र होते हैं। एक होता है निगल द्वार या गलिट। क्या होता है निगल द्वार? जो आहार नाल के आगे का भाग अर्थात ग्रास नली में खुलता है। ठीक है। और दूसरा जो द्वार होता है इसका, वो है कंठ द्वार या ग्लॉटिस। ठीक है। जो श्वास नली में खुलता है। ठीक है। अब देखो, बिल्कुल शांत रखो अपना मन। मुख गुहा का अपन ने अध्ययन कर लिया, बकल कैविटी का। अब हम कहाँ गए हैं? हम गए हैं गले पर। और गले में दो प्रकार के द्वार हैं। एक द्वार हो गया आपका निगल द्वार। ठीक है। निगल द्वार, जिससे हम खाने को निगलते हैं, वो वाला हिस्सा कहलाता है निगल द्वार या गलिट। गलिट। और दूसरा होता कंठ द्वार या ग्लॉटिस। तो ये दो नाम आपको याद रखना है कि जैसे ही हम खाना निगलते हैं तो यहाँ पर दो छेद हैं। एक छेद है जो श्वास नली से संबंधित है, और एक छेद है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है। वो वाला छेद जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है वो कहलाता है गलट अर्थात निगल द्वार। और वो वाला छेद जो हमारे श्वास नली से संबंधित है वो कहलाता है ग्लॉटिस। ठीक है। अब इसको यहां पे से समझो। ये वाला हिस्सा हो गया पीछे का, जिसको हम कह रहे हैं ग्रसनी। अब एक छेद तो ये वाला हो गया जिससे खाना आपके अमाशय में जाएगा, पेट में जाएगा। और एक छेद ये वाला हो गया जिससे श्वास जो है वो अंदर जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है क्या कि हमने खाना खाया और लंग्स में पहुंच गया? नहीं होता ना। इसलिए नहीं होता क्योंकि एक विशेष संरचना होती है। जब भी हम अपना खाना गुटकते हैं तो वो इस कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे खाना कभी भी लंग्स में नहीं जाता, सीधा कहाँ जाता है? हमारे पेट में जाता है। ठीक है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है, क्योंकि जब भी हम खाना गुटकते हैं तो ये जो रचना होती है ना एपिग्लॉटिस,
एपिग्लॉटिस ढक देती है किसे? कंठ द्वार के लिए, जिससे खाना जो है लंग्स में नहीं जाएगा, सीधा कहाँ जाएगा? पेट में। मनुष्य जब भोजन करता है तो यह पट्टी कंठ द्वार मतलब ग्लॉटिस को ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता। ठीक है, तो तुमको याद क्या रखना, बकल कैविटी अपन ने पूरा पढ़ लिया है। बकल कैविटी में हमने भोजन को चबाया और गुटका। अब यहाँ पर दो द्वार हैं हमारे, एक द्वार का नाम है गलिट और एक का नाम है ग्लॉटिस। वो द्वार जो हमारी पाचन क्रिया से संबंधित है वो कहलाता है गलिट। ठीक है, हम जब खाना गुटकते हैं तो कहाँ जाना चाहिए? गलिट में। ठीक है, और वो सीधा गलिट में ही जाता है, इसलिए जाता है क्योंकि जैसे ही हमने खाने को गुटका तो एक विशेष संरचना है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ने ढक दिया किसे? ग्लॉटिस को। इससे श्वास नली में खाना नहीं गया। वो तो अलग बात है कि आप उचकते उचकते खाना खा रहे हो, एपिग्लॉटिस हिल गया और खाना भर गया तुम्हारी श्वास नली में, वो एक अलग बात होती है। बच्चे अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब भी हम खाने को गुटकते हैं तो ये ढक्कन बंद हो जाता है और ढक देता है किसे? ग्लॉटिस को। इसलिए खाना सीधा कहाँ जाता है? गलिट में, और गलिट के माध्यम से हमारी आहार नाल में, और आहार नाल से खाना जाएगा कहाँ पर? अमाशय अर्थात स्टमक में। अब हम बात करते हैं ग्रास नली अर्थात ईसोफेगस की। मतलब हमने ये बकल कैविटी खत्म कर ली और ये गले का भाग खत्म कर लिया। अब हम आ रहे हैं कहाँ पर? इस बीच वाले पोर्शन में, आहार नाल पे। आहार नाल को ही हम कह रहे हैं ग्रास नली। ये वाली जो नली पड़ी हुई है ना, जो गले से लेकर स्टमक तक आती है, अमाशय तक आती है। ठीक है, तो यही नली क्या हो गई एक्चुअल में? ईसोफेगस। ठीक है, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार अर्थात गलेट के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। तो खाना हमारा ग्लॉटिस में तो नहीं गया ना, मतलब श्वास नली में नहीं गया। कहाँ पर आया खाना हमारा? गलिट में। और इस गलिट के माध्यम से कहाँ आ गया? ग्रास नली अर्थात ईसोफेगस में। ठीक है, ग्रास नली एक लंबी नली होती है जो अमाशय में खुलती है। अब ये चीज़ मैंने सबसे पहले बता दी था कि जैसे ही हम गुटकते हैं तो खाना कहाँ आता है? सीधा अमाशय में। इसकी दीवार पेशीय तथा संकुचनशील होती है। पेशीय मतलब बहुत सारी पेशियां होती हैं यहाँ पर जो संकुचन करती रहती है। इससे खाना जो है धीरे धीरे, क्योंकि खाना भी सना हुआ है किससे? हमारे मुख की लार से। इस वजह से खाना खिसकते खिसकते कहाँ आ जाता है? हमारे अमाशय में। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तुरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न एवं शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है, जिसे क्रमाकुंचन या पेरिस्टोलिसिस कहा जाता है। जैसे ही हमने भोजन निगला, ठीक है, तो हमारी जो ईसोफेगस है या ग्रास नली है उसमें क्रमाकुंचन शुरू हो गया। मतलब ये अंदर की तरफ गई, बाहर की तरफ आई, फिर अंदर की तरफ गई, फिर बाहर की तरफ आई। इससे खाना खिसकते खिसकते सीधे कहाँ तक पहुँचा? हमारे अमाशय अर्थात स्टमक तक। इसी प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता जाता है। ग्रास नली में किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती। मतलब ना तो यहाँ पर कोई एंजाइम होता है और ना ही यहाँ पर किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है। सिर्फ खाना खिसक कर कहाँ पहुँचता है? अमाशय तक। ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुँचता है। तो ये एक्सप्लेन कर दिया है मैंने किसे? ग्रास नली को। ठीक है, जैसे ही खाना निकला और गले से खाना नीचे आया तो कहाँ पर आया? ग्रास नली में। ग्रास नली में कौन सी क्रिया होती है? पेरिस्टोलिसिस अर्थात क्रमाकुंचन की क्रिया होती। मतलब कोलैप्स एक्सपेंड, कोलैप्स एक्सपेंड, ऐसी क्रिया होती है। और खाना खिसकते हुए कहाँ पर आता है? हमारे अमाशय तक। दैट्स इट। कोई पाचन क्रिया यहाँ पर नहीं होगी।
अब अपन बात करते हैं अमाशय की, हमारे पेट की। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर सीखनी है, आइए समझते हैं। अमाशय या स्टमक। अमाशय उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी में बाईं ओर स्थित होता है। ये जो पेट वाला पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं हम एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड हमारा स्टमक अर्थात अमाशय होता है। यह द्विपालिका शैली अर्थात बायलॉब्ड सैक जैसी रचना होती है। ये वाली जो होता ना, इसको क्या बोलते हैं हम, बायलॉब्ड सैक। ये जो संरचना होती है इसकी, ये संरचना क्या कहलाती है, बायलॉब्ड सैक या द्विपालिका थैली जैसी संरचना होती है। इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। अमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। ठीक है, आगे का इसका जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो हम देख रहे हैं, इस पोर्शन को कहते हैं हम कार्डियक। क्या कहा जाता है इस पोर्शन को, ये वाला पोर्शन कहलाता है कार्डियक। और इसका जो पीछे का भाग है, पिछला भाग जो हम देख नहीं पा रहे हैं, उसको कहते हैं हम पाइलोरिक। यानी हमारा जो पेट है वो दो पार्ट्स में है। आगे का जो पार्ट है वो कहलाता है कार्डियक और पीछे का जो पार्ट है वो कहलाता है क्या, पाइलोरिक। कार्डियक तथा पाइलोरिक के बीच का भाग फुंडिक कहलाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा, आगे का भाग कार्डियक, पीछे का भाग पाइलोरिक, इनके बीच में जो हिस्सा होता है उस हिस्से को कहा जाता है क्या, फंडिक। आहार नाल के अन्य भागों की तरह अमाशय को भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथीलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। मतलब अमाशय के अंदर, हमारे पेट के अंदर किस प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो ये होती हैं स्तंभ आकार एपिथीलियम कोशिका अर्थात कॉलमनर एपिथीलियम सेल्स। एक विशेष प्रकार की रचना होती है इन सेल्स की, और वो किस प्रकार की सेल्स हैं, स्तंभ आकार एपिथीलियम सेल्स होती हैं हमारे पेट के अंदर। अब देखो, ये वाला जो भाग है कार्डियक, इसके पीछे का जो भाग है वो है पाइलोरिक, और बीच का जो हिस्सा है उसको हम कह रहे हैं फंडिक। ठीक है, कोशिकाओं का यह स्तर, कौन सा, एपिथीलियम वाला स्तर, कोशिकाओं का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धसा रहता है। इन धसे भागों की कोशिकाएं अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती हैं। अब यहां से समझना भाई, खाना ग्रास नली अर्थात ईसोफेगस से पहुंचा अमाशय में। ईसोफेगस में तो किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं हुई ना। अब पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होगी, ये प्रारंभ होगी हमारे अमाशय अर्थात स्टमक से। और स्टमक में किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, स्तंभाकार कोशिकाएं, स्तंभाकार एपिथीलियम कोशिकाएं। और यही स्तंभाकार एपिथीलियम कोशिकाएं एक विशेष प्रकार की ग्रंथि का निर्माण करती है, और वही ग्रंथि कहलाती है जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि कहलाती है, वो कहलाती है जठर ग्रंथि या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कहाँ पर होता है, हमारे अमाशय के अंदर की दीवार पर। ठीक है, ये ग्रंथियां अमाशय में जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का स्त्रावण करती हैं। मतलब ये जो ग्रंथि है ना, जो अमाशय में अंदर उपस्थित है, वो क्या कर रही है, जठर रस या फिर गैस्ट्रिक जूस का निर्माण कर रही है। अब जठर रस उस पदार्थ का क्या करेगी, जो पदार्थ हमारे मुख से आया है पेट में। तो आइए समझते हैं। जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। मतलब ये जो जठर ग्रंथि, उसमें 3 प्रकार की सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। पहला है श्लेष्मा कोशिकाएं या फिर म्यूकस सेल्स। ठीक है, दूसरा भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं तथा मुख या जाइमोजिन कोशिकाएं। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं किसे, इस जठर ग्रंथि के लिए। कौन कौन सी 3 है, सबसे पहले म्यूकस सेल्स, दूसरी हैं
भित्तीय या फिर अम्लजन कोशिका, और तीसरी है मुख्य या जाइमोजिन सेल्स। ठीक है, इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्त्रावण का सम्मिलित रूप ही जठर रस कहलाता है। जठर रस अर्थात गैस्ट्रिक जूस। जठर रस अर्थात गैस्ट्रिक जूस कैसे बनता है? तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं जो हमारे आमाशय में पाई जाती हैं, कौन कौन सी? श्लेष्म कोशिकाएं, उसके बाद अम्लजन कोशिकाएं, और तीसरी होती हैं जाइमोजिन कोशिकाएं। इन 3 प्रकार की कोशिकाओं से जो स्त्रावण होता है ना, उसको, उस स्त्राव को जो 3 प्रकार की कोशिकाओं से हो रहा है, उसको संयुक्त रूप से कहते हैं जठर रस। ठीक है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब हमारी HCl, ठीक है, श्लेष्मा, म्यूकस तथा निष्क्रिय यकृत पेप्सिनोजिन होता है। ठीक है, तो ये जो जठर रस है वो मिक्सचर काय काय का रहता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि अम्ल कोशिकाएं भी वहाँ पर थी, श्लेष्मा, म्यूकस सेल्स भी वहाँ पर थी, ठीक है, तथा निष्क्रिय यकृत पेप्सिनोजिन होता है। अभी हम पढ़ेंगे एक एंजाइम है पेप्सिनोजिन। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का सम्मिलित रूप ही कहलाता है क्या? जठर रस। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है, क्योंकि अम्लजन कोशिकाएं भी मौजूद थी कहाँ पर? हमारे आमाशय में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पैरिसनोजिन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये वाला जो एंजाइम है पैरिसनोजिन, पैरिसनोजिन को एक्टिवेट करती है क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बेसिकली आमाशय में क्या कार्य होता है? उसका कार्य ये होता है कि निष्क्रिय पैरिसनोजिन को सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट करता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब पेप्सिन क्या करेगा? मतलब ये जो पेप्सिन यहाँ पर एक्टिवेट हुआ है वो क्या कार्य करेगा? तो पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके पेप्टोन में बदल देता है। मतलब ये जो पेप्सिन नामक एंजाइम है, पेप्सिन नामक एंजाइम है, ये क्या करेगा? ये प्रोटीन्स, जो हमारे खाने में प्रोटीन पहुंचा है, इस प्रोटीन को परिवर्तित कर देगा किसमें? पेप्टोन में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है तथा भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, हम तो भैया खाने के शौकीन हैं। ठीक है, कुछ भी खा लेते जो अच्छा लगता हो, फुल्की, चाट, ये तो हमारे सागर में चलती हैं सबसे ज़्यादा। लेकिन हम ये भी नहीं देखते हैं कि कहाँ बन रही हो, कैसी बन रही। तो अगर कोई बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें हम खा ही रहे हैं, तो ऐसे बहुत से बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका स्त्रावण कहाँ पर होता है? हमारे आमाशय में। म्यूकस का स्त्रावण म्यूकस कोशिकाओं से होता है। अपन ने पढ़ा था म्यूकस कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं कहाँ पर? हमारे आमाशय में। अब म्यूकस क्या कार्य करती है वो समझना। म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथि को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षित रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है ये म्यूकस? तो म्यूकस जैसे ही स्त्रावित हुआ है, उसने एक लेयर बना ली आमाशय की दीवार पर। कैसी लेयर बना ली? कि भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का स्त्रावण हुआ है और पेप्सिन एंजाइम का। ये जो स्टमक है ये भी तो मांस का ही बना है, और मान लो किसी ने मांस खा लिया है और मांस डाइजेस्ट कर रहा है, तो डाइजेशन के साथ साथ पता चला कि ये आमाशय भी डाइजेस्ट हो गया और मनुष्य मर गया, क्योंकि HCl है। ठीक है, इस वजह से जब भी HCl क्रिया करती है तो HCl के साथ साथ म्यूकस अर्थात श्लेष्मा भी उत्सर्जित होता है, जो एक लेयर बना लेता है हमारे आमाशय में अंदर की तरफ। और जब इसने एक लेयर बना ली हमारे आमाशय में, तो कितनी भी HCl अपनी क्रिया करे, आमाशय की दीवार पर कोई भी, कहना चाहिए, प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारा आमाशय सुरक्षित रखने का कार्य करती है श्लेष्मा
अर्थात म्यूकस। काइम आमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। अब ये जो शब्द आया है ना काइम, काइम बायोलॉजिकल नाम है उस खाद्य पदार्थ का जो डाइजेस्ट हो रहा है। हमने खाद्य पदार्थ ग्रहण किया, बकल कैविटी में वो चबा, है ना, उसके बाद ग्रसनी में आया, फिर ग्रास नली में आया, फिर अमाशय में आया। अमाशय में HCl से उसकी क्रिया हुई, HCl ने उसमें जो जीवाणु थे वो मार दिया। प्रोटीन्स जो थे, प्रोटीन्स जटिल एंजाइम्स थे या जटिल पदार्थ था, उसको सरल पदार्थ अर्थात पेप्टोन्स में तब्दील कर हो गया। वो कहाँ पर? स्टमक में। अब स्टमक से खाद्य पदार्थ को हम कहने लगे हैं क्या? काइम। क्या बोला जाता है वो खाद्य पदार्थ? काइम। क्या होता है काइम? वो खाद्य पदार्थ जो हमारे अमाशय से छोटी आंत में पहुंचा है उसको कहा जाता है काइम। ठीक है, तो काइम कहाँ आ गया है? काइम अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंच गया। ठीक है, तो ग्रास नली से काइम आया कहाँ पर? अमाशय में, और अमाशय का ये वाला छिद्र, यहाँ से खाद्य पदार्थ आया, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की रासायनिक गतिविधियां घटित हुई। यहाँ से ये काइम गया और सीधा कहाँ पहुंचा? छोटी आंत में। कहाँ आ गया ये काइम? ये काइम आ गया कहाँ? छोटी आंत में। अब आंत के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये क्या है? ऊपर वाला हिस्सा ये है हमारा अमाशय। ठीक है, और अमाशय का ये वाला हिस्सा किससे जुड़ा होता है? छोटी आंत से। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो या इमेज देख रहे हो, ये काय की है? छोटी आंत की। ठीक है, आंत, मनुष्य की संपूर्ण आंत को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है छोटी आंत और एक है बड़ी आंत। अब छोटी आंत को समझ लें तो इसका प्रारंभिक भाग जो अंग्रेजी के अक्षर यू की तरह मुड़ा रहता है, ग्रहणी या पक्वाशय अर्थात ड्यूडेनम कहलाता है। ये समझ लोगे तो पूरा तुमने डाइजेस्टिव सिस्टम समझ लिया, ये मान लो। छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग होता है, जैसे ही अमाशय से काइम, काइम मतलब वो खाद्य पदार्थ जो हम डाइजेस्ट कर रहे हैं उसको क्या नाम दिया गया है? काइम। जैसे ही अमाशय से काइम आया कहाँ पर? छोटी आंत में, तो छोटी आंत का वह भाग जो यू की आकृति का होता है या यू की तरह मुड़ा रहता है, उसे ग्रहणी या पक्वाशय अर्थात ड्यूडेनम कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला भाग क्या कहलाता है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम को ही क्या बोलते हैं हम? पक्वाशय। क्या कहलाता है ये वाला भाग? ये वाला भाग कहलाता है पक्वाशय, और इंग्लिश में कहते हैं हम ड्यूडेनम। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि छोटी आंत का शुरुआती भाग ही क्या कहलाता है? पक्वाशय। ग्रहणी की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, यानी ड्यूडेनम कितना लंबा होता है? 25 सेंटीमीटर। शेष 30 सेंटीमीटर लंबा भाग इलियम कहलाता है, यानी इसके आगे का जो भाग है ये वाला भाग, ये क्या कहलाएगा? इलियम। ठीक है, तो इसका जो शुरुआती भाग है वो कहला रहा है ड्यूडेनम, और आखिरी वाला जो भाग है वो कहला रहा है इलियम। ठीक है, इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर उंगलियों के समान रचनाएं पाई जाती हैं। मतलब ये वाला जो इलियम वाला भाग है ना, इसमें जो सेल्स पाई जाती है वो उंगलियों के जैसी इस टाइप से लगी होती हैं, जिसमें खाद्य पदार्थ जो है मतलब काइम जो है वो बार बार फंसता है, और ये उंगलियों जैसी जो सेल्स हैं वो उस काइम से पोषक पदार्थ को चूस लेती हैं। इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर उंगलियों के समान रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें आत्र रसांकुर या इंटेस्टाइनल विली क्या बोलते हैं? इन रचनाओं को, इन रचनाओं को कहा जाता है आत्र रसांकुर या इंटेस्टाइनल विली कहते हैं। ये रसांकुर आंत की दीवार के अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं।
मतलब जो काइम है ना, काइम में जो पोषक पदार्थ छुपे हुए हैं जिन्हें हमारे शरीर को आवश्यकता है, उनका अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में। क्योंकि इलियम में एक विशेष प्रकार की संरचना है, उस संरचना को कहते हैं क्या? इंटेस्टाइनल विली। और ये इंटेस्टाइनल विली अर्थात आत्र रसांकुर क्या करती है? जो ग्रहण करने वाला पोर्शन होता है ना, उसको बढ़ा देती है, जिससे उस काइम में जो पोषक पदार्थ हैं वो पोषक पदार्थ जो हैं अवशोषित हो जाते हैं और हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं। ग्रहणी तथा अमाशय के मूल के मध्य अग्नाशय पाया जाता है। ठीक है, देखो ये वाला जो मूल है ना स्टमक का और छोटी आंत का, यहीं पर पाया जाता है बेसिकली क्या? अग्नाशय अर्थात पैनक्रियास। मैंने शुरुआत में भी बताया था कि इनके मूल पर ही उपस्थित होता है क्या? पैनक्रियास। पित्त वाहिनी या बाइल डक्ट तथा अग्नाशय वाहिनी अर्थात पैनक्रियाटिक डक्ट मिलकर एक सामान्य वाहिनी या कॉमन डक्ट का निर्माण करती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये लोकेशन याद रख लो कि अग्नाशय अर्थात ये जो हमारा पैनक्रियास है, पैनक्रियास कहाँ पर उपस्थित है? तो ये जो पैनक्रियास है ये उपस्थित है मूल पर। किसके मूल पर? अमाशय से जो काइम जा रहा है छोटी आंत में, अमाशय और छोटी आंत का जो मूल है वहीं पर उपस्थित होता है पैनक्रियास अर्थात अग्नाशय। ठीक है, पित्त वाहिनी, पित्त बनता है कहाँ पर? लीवर में। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। पित्त वाहिनी जो एक कहना चाहिए कि एक डक्ट या एक नालिका के माध्यम से काइम तक पहुंचती है। पित्त वाहिनी, बाइल डक्ट तथा अग्नाशय वाहिनी मिलकर एक सामान्य वाहिनी बनाती हैं। यह सामान्य वाहिनी ग्रहणी में खुलती है। छोटी आंत पीछे की ओर बड़ी आंत में जाकर खुलती है। मतलब ये देखना आप, क्यों मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमें अभी अग्नाशय के बारे में पढ़ना है और लीवर के बारे में पढ़ना है। लीवर स्त्रावित करेगा किसे? बाइल जूस को। और पैनक्रियास मतलब हमारा अग्नाशय, ये स्त्रावित करेगा किसे? अग्नाशय रस को। और चाहे अग्नाशय रस हो या फिर पित्त रस हो, ये दोनों कहाँ पर आते हैं? दोनों छोटी आंत के पहले भाग अर्थात ग्रहणी वाले सेक्शन में ही आते हैं, ड्यूडेनम वाले सेक्शन में ही आते हैं और वहीं काइम में जाकर मिक्स हो जाते हैं। छोटी आंत भोजन के पाचन में सहायता करती है तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो छोटी आंत में बेसिकली कार्य क्या होता है? ये जो भोजन आ रहा है ना हमारे अमाशय से, उस भोजन में से जो पोषक पदार्थ है, उन पोषक पदार्थों का यहाँ पर बड़ी मात्रा में अवशोषण होता है और हमारी पूरी आहार नाल का सबसे लंबा भाग ही होती है कौन सी? छोटी आंत। आहार नाल के इसी भाग में पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है। मतलब छोटी आंत में एक पूरी की पूरी पाचन क्रिया पूरी होगी। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर के आसपास की होती है। लेकिन लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर की। अब आप ये समझो कि हमने अपने अध्ययन का प्रारंभ किया था कहाँ से? बकल कैविटी से। और हम पढ़ते पढ़ते आ गए कहाँ पर? इस छोटी आंत वाले सेक्शन में। तो पाचन की जो सबसे बड़ी क्रिया है वो कहाँ पर हो रही है? छोटी आंत में। क्लियर है? अब बड़ी आंत को हम पढ़ते हैं कि छोटी आंत किससे जुड़ी होती है? बड़ी आंत से। छोटी आंत आहार नाल का अगला भाग बड़ी आंत में खुलता है। ठीक है, मतलब छोटी आंत किस में खुलती है? इस प्रकार की बड़ी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत भी 2 भागों में विभाजित है। ये भाग हैं कोलोन और मलाशय या रेक्टम। यानी 2 भाग कौन कौन से हो गए इस बड़ी आंत के? एक भाग तो हो गया कोलोन का, ठीक है, ये वाला भाग, और एक भाग हो गया रेक्टम का, ये वाला भाग। ठीक है,
तो इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं हम? इस पूरे भाग को कहते हैं कोलॉन। और जो निचला भाग है उसको कहा जाता है क्या? रेक्टम। ये दो पोर्शन हो गए किसके? बड़ी आंत से। यानी जो काइम है जिसका पूरा पाचन हो चुका है कहाँ पर? छोटी आंत में, वो अब आ गया कहाँ पर? बड़ी आंत में। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है जिसे सीकम कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है इसको कहा जाता है क्या? सीकम। क्या कहा जाता है इस एरिया को? इस एरिया को कहा जाता है सीकम। और ये मिलन बिंदु है किसका? ये छोटी आंत और इस बड़ी आंत का। ठीक है। सीकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद रहता है। यह रचना अपेंडिक्स कहलाती है। ठीक है, तो यहीं पर उपस्थित होता है क्या? अपेंडिक्स। ठीक है, पाचन क्रिया में अपेंडिक्स का कोई भी मतलब नहीं होता है। इसको वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं, या वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाता है ये अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स इस बात का द्योतक है कि हम जो हैं या हमारी जो पीढ़ी है, बायोलॉजिकली हम कहलाते हैं होमो सैपियंस। ठीक है, हम मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य की भी कौन सी प्रजाति है? होमो सैपियंस। और जब इस धरती पर जीवन की शुरुआत हुई होगी, जैसा कि हम सब जानते कि जीवन की शुरुआत हुई थी पानी के अंदर से। ठीक है, फिर धीरे धीरे एम्फीबियंस आए, मतलब ऐसे जीव बने जो पानी में भी रह सकते और ज़मीन पर भी। फिर ज़मीन पर रहने वाले जीव आए, तो जैसे गाय हो गई या घोड़ा हो गया, ये हैं तो वर्टिब्रेट्स ही, कशेरुकी हैं। इनके शरीर में, क्योंकि ये सीधे घास खाते हैं, इनके शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर पहुंचता है। ऐसे जीवों के शरीर में जो सीधे घास से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन जीवों के शरीर में अपेंडिक्स पाचन क्रिया में एक अहम भूमिका निभाती है। लेकिन हमारे शरीर में अपेंडिक्स का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी उपस्थित है। ये इस बात का द्योतक है कि ह्यूमंस अर्थात होमो सैपियंस बने हैं कैसे? कि पहले हम चार पैरों पर, मतलब चार पैर वाले जीव होते होंगे जो घास खाते होंगे, इसलिए अपेंडिक्स का यूज़ होता होगा। लेकिन क्योंकि कई पीढ़ियों से हमने घास नहीं खाई, इसलिए हमारी बॉडी म्यूटेट कर गई और अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई भी यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, और ऐसे ही हमारे आँख के पास में एक छोटा सा मेम्ब्रेन होता है। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं हम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। जहाँ पर सुबह उठते होगे ना कीचड़ लगा रहता है, उसको कहते हैं हम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। इस निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का भी एज सच कोई यूज़ नहीं है हमारे शरीर में। ठीक है, ये भी इस बात का द्योतक है कि एक समय ऐसा होगा कि हम उड़ते भी होंगे, क्योंकि जो पक्षी होते हैं ना, पक्षी के शरीर में या पक्षी की आँख में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन एक लेयर बना देता है हमारी आँखों के सामने, जिसमें तेज़ हवा में जब पक्षी उड़ रहा है तो उसकी आँखों में कोई दिक्कत ना जाए। ये हमारे शरीर में क्यों उपस्थित है भाई? हम तो ना तो उड़ते हैं ना हम घास खाते हैं, लेकिन ये इस बात का द्योतक है कि हमारी बॉडी म्यूटेट कर गई है। हो सकता है कि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, जैसे हम होमो सैपियंस हैं, अब आएंगे जब हमारी बॉडी म्यूटेट होगी तो सुपर ह्यूमंस करके एक नए प्रकार के जीव भी आने वाले हैं जो हमसे ही म्यूटेट होकर पैदा होंगे। हो सकता है उनके शरीर में ये ऑर्गन्स उपस्थित ही ना हो। आई बात समझ में? तो ये होता है क्या? अपेंडिक्स। और कहाँ पर होती है? तो सीकम के पास में ही होती है। कौन सी? अपेंडिक्स। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता, पाचन क्रिया में उसका कोई कार्य नहीं है। यह एक अवशेषी अंग है, मतलब वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का तात्पर्य क्या है कि एक समय था जब इसका यूज़ हो रहा था, लेकिन अब इसका कोई भी यूज़ नहीं होता।
कोलोन और रेक्टम दो भाग हो गए किसके, बड़ी आंत के। कोलोन 3 भागों में विभाजित होता है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हो गए, एक एसेंडिक कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन। ये हो गया एसेंडिक कॉलन, यहाँ से यहाँ। इसके बाद ये वाला जो सेक्शन है वो हो गया ट्रांसवर्स कॉलन का, और यहाँ से यहाँ ये वाला जो सेक्शन है ये हो गया डिसेंडिंग कॉलन का। ठीक है, इसके आगे का जो सेक्शन है ये वाला, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेक्टम। तो ये 2 पार्ट्स हो गए किसके, बड़ी आंत के। उद्योगामी कोलन मलाशय रेक्टम में खुलता है, मतलब ये जो डिसेंडिंग कोलन है ये कहाँ पर खुलता है, रेक्टम अर्थात एनस में। ठीक है, जो मल द्वार एनस के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। इलियम एवं कोलोन के जोड़ पर एक वॉल्व पाया जाता है जिसे इलियोसीकल वॉल्व कहते हैं, जो भोजन को वापस छोटी आंत में जाने से रोक देता है। ठीक है, यह है इलियोसीकल वॉल्व। ये वो वाला पोर्शन है ना, देखो ये है वो वाला पोर्शन जहां पर छोटी आंत बड़ी आंत में प्रवेश कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे काइम जो है, काइम जो डाइजेस्ट होकर आ रहा है छोटी आंत से, वो कहाँ पर गिर जाता है, वो गिर जाता है इस सीकम वाले भाग से बड़ी आंत में। और बड़ी आंत बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है कोलोन और एक है रेक्टम। कोलोन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एसेंडिक कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। यहाँ पे से काइम गुजरता है और काइम में जितना भी पानी है उस पूरे पानी का अवशोषण हो जाता है, और बाकी जितना भी काइम बचता है वो इस एनस अर्थात रेक्टम के माध्यम से शरीर के बाहर हो जाता है। ठीक है, ये है पूरी ग्रंथियां जो कि आहार नाल से संबंधित हैं। आज इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। इसकी जो प्रोसेस है पूरी वो हम इसके सेकंड पार्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।